विद्यार्थियों नमस्कार। अभी हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत हुई गतिविधियां, जिसमें हमने राजा पर मुकदमा और उसके मृत्युदंड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आतंक का युग। दूसरी जो गतिविधि है वो है आतंक का युग। आतंक के युग की औपचारिक शुरुआत 9 मार्च 1793 को क्रांतिकारी न्यायाधिकरण की स्थापना से हुई। इसका न्यायाधिकरण में राष्ट्रीय सम्मेलन के विरोधियों के खिलाफ केस चलाए गए। आतंक के युद्ध के दो प्रमुख हथियार थे। एक कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी यानी जन सुरक्षा समिति। जन सुरक्षा समिति में कार्यकारी अधिकार और विदेशी मामले तथा आंतरिक मामलों पर नियंत्रण के अधिकार इसमें निहित थे। इसका नेतृत्व स्वयं रॉबस्पियर के हाथों में था। दूसरा है लॉ ऑफ सस्पेक्टर यानी संदेह का कानून। किसी पर भी संदेह होने पर उस पर क्रांतिकारी न्यायालय में मुकदमा चलाकर मृत्युदंड दिया जाता था। 16 अक्टूबर 1793 को मेरी एंटोनियट को गिलोटिन किया गया। गिलोटिन का मतलब है उसे फांसी पर चढ़ाना, एवं हजारों की संख्या में शाही वर्ग के सदस्यों को भी गिलोटिन किया गया। यही नहीं, उदारवादी नेताओं द्वारा इसके विरोध के कारण ब्रिटिश आइनोड आदि नेताओं को भी गिलोटिन किया गया। इसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो है थर्मोडीरियन का षड्यंत्र। 27 जुलाई 1794 को रॉबस्पियर व उसके साथियों की एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। इसे थर्मोडोरियन का कूप कहा जाता है। थर्मोडियन जो है ये क्रांतिकारियों के कैलेंडर में जुलाई का महीना था। आतंक के युग में लगभग 15,000 लोगों की हत्या हुई, जिसमें अकेले पेरिस में 5,000 लोग मारे गए थे। यह आतंक का युग 9 मार्च 1793 से प्रारंभ होकर रॉबस्पियर की मृत्यु तक समाप्त हुआ। तीसरी जो गतिविधि है वो है राष्ट्रीय सेना का गठन। राष्ट्रीय सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि फ्रांस में राष्ट्रीय सेना का गठन करना था। राष्ट्रीय सेना के गठन का श्रेय कार्नोट को दिया जाता है। उसने 18 से 25 वर्ष के युवाओं को सेना में भर्ती होने का आह्वान किया। 1793 तक इस राष्ट्रीय सेना की संख्या बढ़कर 7,70,000 तक पहुंच गई। एक क्रांतिकारी कवि श्यूगढ़ डी.एल. ऑयल ने एक गीत लिखा जिसे मार्शलेस कहा गया। यह मार्शलेस ही राष्ट्रीय गीत के रूप में विख्यात हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य जो कार्य किए गए, जो अन्य सुधार किए गए वो हैं, फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम घोषित किया गया, नीग्रो दास व्यापार समाप्त किया गया, ज्येष्ठता सिद्धांत को समाप्त किया गया, नाप तोल की नई प्रणाली लागू की गई, क्रांतिकारी कैलेंडर लागू किया गया जिसमें एक महीने में 30 दिन तथा एक सप्ताह में 10 दिन रखे गए, कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। पांचवा जो गतिविधि है राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत की गई वो है चर्च के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध। राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्यों ने रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध किया। उन्होंने चर्च बंद करवा दिए तथा धर्माधिकारियों के वेतन भी बंद करवा दिए। रॉबस्पियर के आतंकी युग के समय चर्च के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति की पूजा पर बल दिया गया। छठा जो कार्य है वो है नए संविधान का निर्माण। राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस को एक नया संविधान दिया जिसे डायरेक्टरी कहा गया। इस संविधान की कुछ विशेषताएं थीं, जैसे फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया, कार्यपालिका के अधिकार 5 डायरेक्टर्स के हाथों में निहित रखे गए जिनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होना तय हुआ। एक द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई जिसमें एक सदन को 500 कहा गया। यह सदन विधानों के लिए प्रस्ताव रखता था। दूसरे सदन को द एंसियन के नाम से जाना गया। इस सदन को विधानों को सहमति देने
या उन्हें रद्द करने का अधिकार था। एक और कानून पास किया गया जिसे 2/3 का कानून कहा जाता है। 2/3 के कानून के अनुसार नई विधानसभा में 2/3 सदस्य राष्ट्रीय सम्मेलन में रखे जाएंगे। अब हम देखते हैं डायरेक्टरी का शासन। फ्रांस में 2/3 कानून का कड़ा विरोध हुआ क्योंकि उसे चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना गया। इस कानून के विरोध में पेरिस तथा अन्य प्रमुख नगरों में दंगे प्रारंभ हो गए। फ्रांस की क्रांति के समय प्रथम बार सेनापति नेपोलियन के नेतृत्व में दंगों का दमन करने के लिए सेना बुलाई गई। नेपोलियन ने इन दंगों को सफलतापूर्वक दमन कर वह रातों रात लोकप्रिय हो गया। नेपोलियन के शब्दों में आई एम द सन ऑफ द रिवॉल्यूशन, इस प्रकार के कोटेशन नेपोलियन ने कहे थे। इन परिस्थितियों में डायरेक्टरी के नाम से इस संविधान को लागू किया गया। डायरेक्टरी के संविधान में 3 प्रमुख कमियां थीं। पहली, भ्रष्ट डायरेक्टर्स, दूसरी आंतरिक दुर्बलता और तीसरा आर्थिक संकट। तो सबसे पहले हम देखते हैं भ्रष्ट डायरेक्टर्स के बारे में। नए चुने जाने वाले सभी डायरेक्टर मध्यम योग्य एवं भ्रष्ट थे। प्रथम डायरेक्टर्स में कॉर्नोट, ड्यूवेल एवं सेज थे। ये डायरेक्टर किसी भी विषय पर एक मत नहीं थे। इन्होंने भ्रष्ट तरीकों से अपने पदों पर बने रहने के प्रयास जारी रखे। दूसरी जो कमी थी डायरेक्टरी के शासन की, वो थी आंतरिक दुर्बलता। डायरेक्टरी का समय षड्यंत्रों से प्रभावित रहा, जो कि डायरेक्टरी की दुर्बलता का प्रमुख कारण बना। रॉबेस्पियर के पतन के बाद जैकोबिन पार्टी के नेताओं ने सोसाइटी ऑफ पैंथियन नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य समानता पर आधारित गणतंत्र की स्थापना करना था। इस संस्था के द्वारा ट्रिब्यून नामक अखबार चलाया गया, जिसका संपादक बेवफ था। इस संस्था के सदस्यों ने 6 डायरेक्टर्स की एक गुप्त व्यवस्था कायम की। इसके सदस्य प्रशासन, सेना एवं न्याय व्यवस्था के साथ जुड़े तथा गुप्त रूप से सत्ता को पलटने की योजना बनाई। इनकी योजना के क्रियान्वयन से पूर्व बेवफ एवं उसके सहयोगियों को बंदी बनाकर गिलोटिन कर दिया गया। तीसरी जो कमी थी डायरेक्टरी के शासन की, वो थी आर्थिक संकट। राष्ट्रीय सभा ने एसिग्नेट्स नाम से कागजी मुद्रा जारी की थी। एसिग्नेट का मतलब है जो फ्रांस में एक कागज़ की मुद्रा जो जारी की गई, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, ऐसे ही वहाँ पर एसिग्नेट्स की मुद्रा जारी की गई। क्रांति के दौरान ये मुद्रा अत्यधिक मात्रा में छाप दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में मुद्रास्फीति की स्थिति बन गई और फ्रांस में एक बार फिर आर्थिक संकट की स्थिति बन गई। बूमेर क्रांतिकारियों के षड्यंत्र में नवंबर का महीना था। नेपोलियन ने एक डायरेक्टर एबसेस से मिलकर डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका और इस घटना को बूमेर का षड्यंत्र कहा जाता है। यह घटना 9-10 नवंबर की थी। 9 नवंबर को विधानसभा को पेरिस से 5 मील दूर सेंट क्लाउड नामक स्थान पर स्थानांतरित किया गया। इसका स्थानांतरण दंगों की आशंका बताकर किया गया। 10 नवंबर के दिन नेपोलियन ने सर्वप्रथम पेरिस पर अधिकार किया। वह ट्यूलरीज नामक महल पर अपना आधिपत्य जमाया। तत्पश्चात उसने सेना सहित सेंट क्लाउड पहुंचकर विधानसभा पर अधिकार किया और डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका। इस प्रकार फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत हो गया और नेपोलियन ने कौंसलेट या सलाहकारों की सरकार स्थापित की। इस सरकार में नेपोलियन स्वयं प्रथम सलाहकार नियुक्त हुआ। इस प्रकार फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन समाप्त हो गया और कौंसलेट की सत्ता स्थापित हो गई, जिसमें प्रथम सलाहकार नेपोलियन बना और यहाँ पर ही क्रांति का समापन हुआ। यहीं पर फ्रांस की क्रांति समाप्त हो गई।
अब हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति के परिणाम। फ्रांस की क्रांति के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जिनमें से हम कुछ को आपके सामने रखते हैं। जैसे उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा, सामंतों की सुविधाएं समाप्त की गई। तीसरा, धर्माधिकारियों की सुविधाएं समाप्त की गई। चौथा, चर्च को राज्य के अधीन कर उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। पांचवा, समान प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था लागू की गई। छठा, कानूनों को संहिताबद्ध करने का कार्य शुरू किया गया। सातवां, नीग्रो दास व्यापार की समाप्ति। आठवां, राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। नवां, मौलिक अधिकार दिए गए। और 10वां, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का उद्देश्य प्राप्त हुआ तथा फ्रांस ने दुनिया को यह नारा दिया। ये फ्रांस की क्रांति के प्रमुख परिणाम निकले, क्योंकि क्रांति इन्हीं कारणों की वजह से हुई और उन्हीं कारणों को संशोधन किया गया और उनको समाप्त करके जो उसके मुख्य परिणाम ये निकले। आगे हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अगले वीडियो में।